नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन हो गया है। दुनिया की तमाम सुविधाओं से लैस इस स्टेडियम में एक साथ 1,32,000 दर्शक मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। उद्घाटन के साथ ही यहां इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरा टेस्ट मैच अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। सबसे बड़ा स्टेडियम जिसका उद्घाटन हो चुका है, तमाम सुविधाओं से लैस, संख्या जो कि यहां पर लोग बैठ सकते हैं 1,32,000 के करीब लोग यहां पर बैठ सकते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। सीधा चलेंगे, गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे गोपी, यहां पर गृह मंत्री यही बात बता रहे थे, स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर अब अहमदाबाद को जाना जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी क्षमता वाला ये स्टेडियम तैयार है, जितना बड़ा ये स्टेडियम तैयार है, जितनी सुख सुविधाओं से तमाम ये स्टेडियम लैस है, उससे स्पोर्ट्स सिटी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा अब अहमदाबाद को। बिल्कुल नवजोत, ये स्पोर्ट्स सिटी ही हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके के चाहे वो क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड हो या फिर अब बनने वाला जो सेकंड फेज में बनने वाले हॉकी, फुटबॉल या फिर यहाँ पे बनने वाले टेनिस कोर्ट, ये सारा वर्ल्ड क्लास बनाने की एक कोशिश की जा रही है। और यही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2012 में जब यहाँ पे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि सारी फैसिलिटीज इस तरह की हो कि जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो, ताकि एक अच्छे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो गुजरात से बाहर आए। तो यही एक कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ से घोषणा की गई वो घोषणा यही है कि जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। और उसके अलावा अगर बात की जाए जी गोपी, जी गोपी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये वही सपना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए देखा था और आज ये सपना साकार हुआ है। चलिए गोपी, मैं लौटती हूँ आपके पास। तो लगातार इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि मैच भी शुरू होने वाला, उस पर भी नजर लगातार हम बना रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी के एक बयान पर अब जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों के मुकाबले दक्षिण भारतीयों की सियासी समझ की तारीफ कर दी, तो बीजेपी ने उनकी सोच को विभाजनकारी बताकर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. And recently I was talking to some students in the United States and I said, I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है। और ये ढोंग सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके परिवार ने भी किया। और कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है,
राहुल गांधी ने कहा कि 15 साल जहां से वो सांसद रहे वहां के लोग खोखले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां से वो सांसद हैं 15 साल तक जहां से उनका अनुभव रहा संसदीय, वहां के लोग उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितने राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की घृणा और नफरत को अपने आप में हार के 1.5 साल बाद भी पालना इस बात का संकेत है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। राहुल गांधी अमेठी में हारे, उस सीट पर हारे जहां पर गांधी नेहरू परिवार का वर्चस्व रहा है। राहुल गांधी के बयान पर सबसे तीखे हमले राहुल गांधी को अमेठी में हराने वाली स्मृति ईरानी की तरफ से हुए। उनको लगा कि वो दक्षिण भारत में अपनी राजनीति को चमका लेंगे उत्तर भारत को अपमानित करके, और ये पहली उनकी इस प्रकार का उनका कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं है। असम जब गए तब उन्होंने गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। आप मुझे बताइए हिमांशु जी, हम सब एक ही देश के वासी हैं, क्या अपने ही देश में अपने ही नागरिकों का, अपने ही प्रदेशों का अपमान कोई भी हिंदुस्तानी कर सकता है? ये हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा नफरत की भावना क्यों पालते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बार बार राजनीतिक विश्लेषण करते वक्त लोगों ने कहा है कि बेचारे राहुल गांधी को राजनीति में धकेला गया है, उनकी मंशा और इच्छा नहीं है। ये समझ में आता है कि अगर वो राजनीति पर से घृणा करें, लेकिन जनता से उनकी जो घृणा है वो किसी के भी समझ के परे है। बिल्कुल एहसान फरामोश है। 15 साल जब वो सांसद रहे उन्होंने अमेठी में विकास का एक काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए वहां पर। फिर भी अमेठी की जनता ने बार बार उनकी इस गलती को माफ करते हुए उनके प्रति प्रेम दिखाया। 15 साल वो सांसद रहे, अमेठी का एहसान था उनके ऊपर, और एहसान फरामोश हैं जो आज अमेठी की जनता का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी का बयान आते ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने हमलों की बौछार शुरू कर दी और दोनों तरफ से एक दूसरे की सोच को बांटने वाली साबित करने की होड़ लग गई। ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है, और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की पॉलिटिकल पाखंड वाली। सूप बोले तो सूप बोले, छल्ली बोले जिसके 72 छेद, एक कहावत। विभाजनकारी नीति जिसका आत्मा और प्राण है, जिसके जरिए भाजपा राजनीतिक लाभ लेती रही है, और कांग्रेस ने देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी का बलिदान दिया, राजीव गांधी का बलिदान दिया। देश की एकता अखंडता के लिए हमने हमेशा सदैव कांग्रेस पार्टी ने वही सर्वोपर रखा है। जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। इससे साफ हो गया है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करने वाली पार्टी रही है। आज भी उनका वक्तव्य ऐसा ही था, जिस तरह से वो हमेशा दिया करते हैं कि आज उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोगों का अंतर बताया कि यहाँ के नासमझ लोग हैं उत्तर भारत के और वहां पर समझदार हैं। तो देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए, जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान है। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, अपने अलग अलग हर आदमी अपने इलाके के बारे में कहता है। और जहां तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। पूरे देश को धर्म के नाम पर हर चीज के बारे में एक दूसरे से बांटा है। राहुल गांधी ने 15 साल
अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे, यहीं से राजनीतिक सफर शुरू होता है। और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेजों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। उन्होंने अगर केरला के ताल्लुक से कुछ अच्छी बातें कही हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बारे में कोई गलत बात कही है। ये तो स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि वो डाइवर्ट करने की इशू माहिर हैं। वो इस वक्त उसको डाइवर्ट करना चाहती हैं ताकि राहुल जी के खिलाफ उनको कुछ मवाद मिल सके। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि मछुआरों के लिए अलग विभाग होना चाहिए और एक बार फिर से इस बयान के बाद वो विरोधियों के निशाने पर आ गए। सबसे पहले देखिए राहुल ने क्या कहा। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. And I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it? और इसके बाद राहुल गांधी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए जरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, राहुल गांधी ने कहा है कि वो 15 साल नॉर्थ की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी अमेठी से सांसद रहे, केरल आके वो जो है रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं और वो उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर लोग जल्दी मुद्दों को पकड़ लेते हैं जो मुद्दे वो उठाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहीं इटली जाकर के ये कहें कि मैं इटली में बड़ा फ्रेश महसूस कर रहा हूं, भारत की राजनीति बड़ा बुरा। मुझे तब ये शंका रहा। स्मृति ईरानी जी ने सही कहा, एहसान पड़ोस। इस पर मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। वो देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं, कोई वो उत्तर दक्षिण लड़वाना चाहते हैं, कभी पूरब और पश्चिम में लड़वाना चाहते हैं, गुजरात और आसाम और पूर्वांचल की लड़ाई, कभी दक्षिण और उत्तर की लड़ाई। अब तो सचमुच में ये देखना होगा कि ये विदेश जाकर के ये न कहते हैं कि विदेश भारत से बहुत अच्छा है राजनीतिक दृष्टि में और सारी चीजों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में एक ऐसा वाकया सुनाया जिस पर विवाद की लपटें उठ सकती हैं। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए जरा। तो मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। ड्रग प्लान करने के आरोप में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता राकेश सिंह के दोनों बेटों को कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को कोलकाता पुलिस ने कल शाम जांच में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया। कल राकेश सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उन्हें कोर्ट में अभी तक पेश नहीं किया गया है। दोनों बेटों की कोर्ट में पेशी हो चुकी है। राकेश सिंह की पेशी अभी होनी है। ड्रग्स केस में राकेश सिंह की आज पेशी होनी है। कल गिरफ्तारी हुई थी। और राकेश सिंह की बेटी सिमरन ने आज तक से बातचीत की और कोलकाता पुलिस को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें शासन प्रताड़ित किया जा रहा है।
सिमरन है, राकेश सिंह की बेटी, कल रात से काफी आप सोई भी नहीं है, जो आपको देख के लग रहा है, आप अभी बता भी रही थी। तो अभी आप लोगों की क्या प्रक्रिया होगी, अब आप क्या करेंगी? अभी सर हम लोग कोर्ट में मेरे भाई और मेरे पापा की पेशी है, अभी वहाँ पे जाएंगे, अब पता नहीं वहाँ क्या होगा। वी ट्रस्ट इन लॉ। अब देखिए कानून पे भरोसा है, अब जज हैं, सही जो भी है राइट, हम जो सही होगा वही होना चाहिए। और उनको एनडीपीएस एक्ट, मेरे भाई है, मेरे पापा का कोई गलती नहीं है। ये फॉल्स केस में जबरदस्ती एलिगेशन लगाया जा रहा है पापा के ऊपर और मेरे भाइयों के ऊपर। मेरे भाइयों को तो लिटरली किडनैप करके यहाँ से लेके गया जबरदस्ती, इतना कोऑपरेट करने के बाद। और मेरे पापा को ये पहली बार नहीं कि ये लोग फॉल्स केस में पापा का नाम खराब करने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ये ऐसे पहले बहुत बार हुआ है और इस बार भी मेरे पापा जैसे शेर जैसे निकलते हैं, इस बार भी वैसे ही। जो आपके भाइयों पर आरोप है वो आरोप है कि पुलिस के काम में बाधा दी, और आपके पिता पर जो आरोप है वो है एनडीपीएस एक्ट ड्रग का केस का आरोप है। मेरे भाइयों ने क्या बाधा दी है तो पुलिस को खुद नहीं पता, वो तो खुद नहीं बता पा रहे हैं। मेरा भी तो यही क्वेश्चन है कि अगर आप लोग बोल रहे हैं कि कोई बाधा दी है, व्हाट टाइप ऑफ बाधा, क्या बाधा, उनको खुद नहीं पता है सर वो क्या बोल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे सब मीडिया वाले थे, सारी सीसीटीवी फुटेज है। उसमें एक विजुअल्स में आ रहा है जब वो पूछे आप क्यों घुसना चाह रहे हैं, क्या ये एक कहा सुनी हो रही थी सर। अब देखिए ये मेरा लीगल राइट है कि आप अगर मेरे घर में घुसना चाहते हैं तो आपको एक प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक सर्च वारंट या एक लेटर। ये मेरा राइट है, मेरे घर में घुसने के पहले आपको देना पड़ेगा। और इसमें आई डोंट थिंक सो कोई बाधा है। आप अपने घर में किसी को अलाउ करेंगे, कोई पुलिस को बिना सर्च वारंट? उसके बाद भी वो लोग कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाए। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की जोर आजमाइश चल रही है सियासत को लेकर, उसी बारे में बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से हमने बात की। हमारे साथ इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। अभी एक खबर आ रही है कि आसनसोल कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, उसमें पहली बार विनय मिश्रा का नाम शामिल किया गया है कैटल स्मगलिंग मामले में, और आप बहुत पहले से ये सब आरोप लगाते आ रहे थे, तो थोड़ा हम चाह रहे हैं कि आप थोड़ा खुलासा कीजिए इन सब बातों को। देखिए, विनय मिश्रा ममता जी के भतीजे अभिषेक जी के बहुत निकटतम मित्र हैं। मेरे पास दस्तावेज हैं कि वो एक फ्लाइट में एक साथ विदेश यात्रा में गए, एक होटल में रुके, ये सब मेरे पास कागजात हैं। वो विनय मिश्रा कोल माफिया में भी शामिल है, वही विनय मिश्रा गोरू माफिया, गोरू तस्करी में भी शामिल है, वही विनय मिश्रा ट्रांसफर उद्योग में भी शामिल है, वही विनय मिश्रा सेंट की जो माफिया है उसमें भी शामिल है। और ये विनय मिश्रा सारा फंड कलेक्ट करके अभिषेक जी को देते थे, और ये सारी जानकारी अब मेरा ख्याल है जांच एजेंसियों के पास है, हमारे पास भी आ गई है, और इसलिए बहुत साफ हो गया है ये कि इस माफिया राज के अंदर ममता जी का पूरा परिवार शामिल है। कृषि कानून नहीं वापस हुआ तो 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च करेंगे। सीकर की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत की है चेतावनी, कहा कि इंडिया गेट पर चलेंगे ट्रैक्टर। सीकर की महापंचायत में बोले राकेश टिकैत, अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद घेराव, संसद तक मार्च होगा। भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। राकेश टिकैत ने आशंका भी जाहिर की है कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है, और उनसे बात की हमारे सहयोगी कुमार कुणाल ने। टिकैत हमारे साथ है, लगातार पंचायत आप कर रहे हो अलग अलग राज्यों में जा करके, और चुनौती दे रहे हो सरकार को कि ट्रैक्टर ले जाएंगे। अच्छा, ट्रैक्टर ले जाना कोई चुनौती है? ट्रैक्टर अपने खेत में नहीं लेके जाते, ट्रैक्टर ले जाना कोई गलत चीज है। ट्रैक्टर तो भाई किसान का वो है, कहीं में जाएंगे, हमारे पास में एसी बस है और वो तो है। तो ये जो आपने घोषणा की कल सीकर से कि किस तरीके से आप दिल्ली कूच की तैयारी में हो, क्या तैयारी? सरकार नहीं मानेगी तो दिल्ली तो आना ही पड़ेगा ना। फिर भी दिल्ली तो अभी तो आ रहे हैं ना। हमने ये कहा कि हमारे ट्रैक्टर भी वही हैं, हमारे यात्री भी वही है, हल क्रांति होगी। अब ये ट्रैक्टर अब बिल्कुल पक्के चलेंगे, उसमें जिस दिन चलेंगे सिर्फ सड़क छोड़ेंगे, उसमें फुलबाड़ी वो नहीं चलने के ना। उसमें तो फसल होगी बढ़िया, गेहूं पैदा होगा, ऑर्गेनिक ट्रैक्टर चलेंगे।
आप करो क्यों? सरकार को चेतावनी है? ना चेतावनी थोड़ा, तो खाली पड़ी जमीन वहाँ पे, उसमें तो फसल पैदा हो सकती है ना, क्या दिक्कत है उसमें? फिर आप पर मुकदमा चलेगा अगर कोई अशांति फैलेगी तो फिर कहेंगे क्या कि मैंने तो कभी ऐसा बोला नहीं, हम तो बोल रहे थे मुकदमा चलेगा, मुझे तो पता कि इसके बाद में मैं जेल में रहूंगा 12 साल, 12-13 साल मुझे जेल में रहना तिहाड़ में, तो कम से कम ये किसान आजाद हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को आखिरकार जमानत मिल गई। 9 दिन बाद दिशा तिहाड़ जेल से रिहा हो चुकी हैं। दिशा को जमानत देते वक्त कोर्ट ने पुलिस और सरकार को लेकर कुछ सख्त टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने देशद्रोह का केस दर्ज करने पर भी सवाल उठाए। किसान आंदोलन को भड़काने से लेकर इसके खालिस्तानी कनेक्शन तक के संगीन इल्जामों से घिरी दिशा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पुलिस ने कोर्ट के सामने टूल किट के असली मंसूबे को लेकर तमाम सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट को दिशा के इरादों में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसे सीखचों के पीछे रखा जाए। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा को जमानत दे दी। पहले पुलिस की वो दलीलें सुनिए जो उसने कोर्ट के सामने दिशा के खिलाफ दी। पुलिस ने कहा कि ये एक महज टूल किट नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करना था। देश में अशांति पैदा करने के खतरनाक इरादे थे। दिशा ने व्हाट्सएप पर हुई चैट मिटा दी थी। वो कानूनी कार्रवाई से वाकिफ थी। इससे साफ है कि टूल किट के पीछे नापाक मंसूबा था। पुलिस ने अपने स्तर पर दिशा के खिलाफ मजबूत केस बनाया, लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलें खारिज कर दी। दिशा के बारे में कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे लगे कि दिशा अलगाववादी विचार रख रही थी। दिशा का प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से संबंध साबित नहीं हुआ। नुकसान न पहुंचाने वाली टूल किट का एडिटर होना अपराध नहीं है। दिशा को जमानत देने के साथ साथ कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणी भी की जिनमें पुलिस के जांच और केस दर्ज करने के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल थे। जज धर्मेंद्र राणा ने जमानत देने वाले फैसले में कहा कि देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोप सकते। किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाते हैं, उनको इसलिए जेल में नहीं डाल सकते कि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। विचारों में मतभेद और असहमति सरकार की नीतियों में निष्पक्षता लाती है और जागरूक नागरिक हमें हम मिलाने वाले लोगों के मुकाबले समृद्ध लोकतंत्र की पहचान है। दिशा को जमानत मिलने पर उनकी मां ने भी खुशी जताई। ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ। ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ನನಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದು ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು। कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद अब दिल्ली पुलिस पर नैतिक दबाव बढ़ना तय है। ऐसे में पुलिस अगर टूल किट केस को आगे बढ़ाएगी तो किस तरह, ये देखना अहम होगा। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ अनिशा माथुर, आज तक। बार फिर से देश को कोरोना डराने लगा है। सबसे ज्यादा चिंता सता रही है महाराष्ट्र में, जहां पर रोजाना संक्रमण का ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल उठने लगा है कि वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगी थी तो अचानक महाराष्ट्र में मुसीबत क्यों बढ़ने लगी? क्यों हालात फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं? जब नुमाइंदे मनमर्जी पर उतर जाएं, तो हालात क्यों नहीं बिगड़ेंगे? जब वाहवाही लूटने और रसूख बताने के लिए नेताजी कायदे कानून की परवाह भूल जाएं, तो क्यों नहीं बेकाबू होगा कोरोना? लंबे लंबे ज्ञान देने वाले नेता खुद उस पर अमल भूल जाएंगे, तो क्यों नहीं बढ़ेगा खतरा? महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौर वाशिम पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। जश्न का माहौल था। कोरोना को लेकर तमाम पाबंदियों और खतरों के बावजूद पोहरा देवी मंदिर की चौखट तक मंत्री महोदय पधारे, वो भी पूरे परिवार के साथ, समर्थकों के भारी हुजूम के बीच।
अभी 3 दिन पहले ही उद्धव ने चेताया था, कोरोना रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे प्रोटोकॉल पालन करने की चेतावनी दी थी। लेकिन वाशिम और यवतमाल की भीड़ को देखकर कतई नहीं कहा जा सकता कि मंत्री या समर्थकों को कोई भी फिक्र थी। ज्यादातर बगैर मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई। हर मंत्री ने अभी आगे से ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से उनकी वजह से कोई गर्दी ना जमे, और सारे लोगों ने, सारे पक्ष के लोगों ने कोरोना को मिलकर ही मात देना चाहिए। और किसी ने, हर आदमी एक रोल मॉडल होता है, सबने अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए। सब अपनी जवाबदारी लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें और डरने की जरूरत पड़ेगी। मंत्री संजय राठौर और उनके 10,000 समर्थकों पर वाशिम में कोरोना नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज हो चुका है। सवाल है कि महासंकट की घड़ी में भी ऐसे नेताओं की सियासत गंभीर क्यों नहीं होती। ऐसी ही लापरवाही से महाराष्ट्र संकट के नए दौर से सामना कर रहा है। कल राज्य में 24 घंटे में 6,218 नए केस सामने आए। 22 फरवरी को 5,210 नए मामले दर्ज किए गए। 21 फरवरी को 6,971 नए केस सामने आए थे। वहीं 20 फरवरी को 6,281 लोग संक्रमित हुए, जबकि 19 फरवरी को 6,112 नए मामलों ने डराया। सबसे गंभीर हालात पुणे, मुंबई, ठाणे, अमरावती, नागपुर जैसे जिलों में है। बढ़ते संकट के बीच अमरावती में तो लॉकडाउन तक लगाया जा चुका है। पूरे शहर में वीरानी छाई हुई है। ठीक वैसा ही सन्नाटा पसरा है जैसे पिछले साल अप्रैल-मई महीने में थी। प्रशासन कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कर रहा है, लेकिन मंगलवार को आए 926 केस ने इशारा कर दिया कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा घातक वार करेगी। पुणे में भी मंगलवार को 661 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसे देखते हुए पुलिस महकमा अब ज्यादा सतर्क है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि खतरा दोबारा आपके द्वार पर दस्तक दे चुका है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अमरावती जैसी बिल्कुल सिचुएशन नहीं, लेकिन ये चिंता की बात जरूर है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो एक्टिव पेशेंट की जो संख्या थी वो 1300 थी। आज करीबन 3000 से ज्यादा भी एक्टिव पेशेंट यहाँ पे हमें आज दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 8-10 दिन में 2000 पेशेंट यहाँ पे बढ़े हैं। मुंबई में भी कोरोना ने वापसी की है। फिर से बढ़ते केस डराने लगे हैं। बीएमसी पहल कर रही है कि हालात सुधरें। उद्धव सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है ताकि संक्रमण का ग्राफ गिरे। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मुंबई में मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया गया है। फिर से वो 2 शिफ्ट में दफ्तर जाएंगे। कोरोना की वापसी पर मचे हड़कंप के बीच कल आईसीएमआर ने कहा है कि महाराष्ट्र के नए संकट का नए वायरस स्ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है। अमरावती से धनंजय साबले और वाशिम से जाका खान के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में केस बढ़ने के साथ ही सख्ती भी दिखने लगी है। जगह जगह पर कोरोना जांच तेज कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर भी एहतियात बरती जा रही है और इसकी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुस्तफा। एक तरफ मुंबई के लोकल सबर्बन नेटवर्क्स पर मास्क के लिए चेकिंग की जा रही है, वहीं पर जो मेन टर्मिनल स्टेशन है, बाकी राज्यों से जो लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं, बाकी शहरों से जो लोग मुंबई में आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक एंटीजन की टेस्टिंग कोविड की जा रही है। ये टर्मिनस एरिया है सीएसटी का। यहाँ पर लगभग ऑन एन एवरेज 100 लोगों का टेस्टिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग तो होती ही है, साथ ही साथ जो लोग टेस्ट कराना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध की गई है ताकि मुंबई में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन बाहर से आने वाले केसेस डिटेक्ट हो सके, उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो टर्मिनस है वहां पर क्रिएट किया गया है। और ये टेस्टिंग होने के बाद मोबाइल और ईमेल के जरिए लोगों को
बताया जाता है कि उनकी रिपोर्ट क्या है, तब तक उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनसे जो कोविड की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि महामारी है वो ज्यादा हद तक ना फैले। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई एयरपोर्ट्स पर भी सावधानी बरती जा रही है ताकि खतरों को टाला जा सके। देखिए विद्या की रिपोर्ट। समय था जब मुंबई का ये हवाई अड्डा पूरे विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में माना जाता था। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद जो स्थिति है वो अब तक नॉर्मलसी पे नहीं पहुंची है, थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन अभी भी काफी सारी फ्लाइट्स, खासतौर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो ऑलमोस्ट रिकवर हो गई हैं, काफी सारे पैसेंजर्स आते हैं। लेकिन ऐसे में खासतौर से जब सेकेंड वेव की बात हो रही है, नए स्ट्रेन की बात हो रही है, तो एहतियात के तौर पे बहुत सारे प्रिकॉशंस लगाए गए हैं। यहाँ जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, खास तौर से ब्राजील और ऐसी जो कंट्रीज जहाँ पर कि कोरोना वायरस काफी ज्यादा फैला हुआ है, इन कंट्रीज से आने वाले लोगों को तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेटरी किया गया है। 7 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना जरूरी है। तो कई सारे जो पैसेंजर्स हैं वो जब ट्रैवल करते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रख के ही ट्रैवल कर रहे हैं। कैमरामैन विजय देसाई के साथ विद्या, मुंबई आज तक। वैसे महाराष्ट्र जैसा खौफ देश के बहुत अन्य राज्यों में भी दिखने लगा। हालात तेजी से सुधरने लगे थे, लेकिन अब फिर से मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। क्या कोरोना के 2 नए स्ट्रेन से गहराया संकट? देश को डराने लगे वायरस के 2 नए रूप। N440K और E484A के नाम के स्ट्रेन से नया संकट। खौफ के ये 2 नए नाम हैं, N440K और E484K। CSIR और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB की स्टडी से इन 2 नए स्ट्रेन का खुलासा हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि दोनों नए स्ट्रेन दक्षिण भारत के राज्यों में मिले हैं, लेकिन ये कितना असर डाल रहे हैं, इनकी वजह से संक्रमण कितना बढ़ा है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। सरकार ने माना है कि महाराष्ट्र और केरल में नए स्ट्रेन मिले हैं, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि नए स्ट्रेन की वजह से मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन दिनों जो राज्य सबसे ज्यादा डरा रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय टीमें गठित की हैं ताकि हालात बिगड़ने की असली वजह का पता चल सके और उस पर रोकथाम लगाने के उपायों को अमल में लाया जा सके। जब कम केसेस होते हैं थोड़ी सबकी लापरवाही बढ़ जाती है। ये तो आम देखने में भी आया है, इन जिलों में आया है, ये भी स्पेकुलेट किया जा सकता है क्योंकि एक जनरल सी एक भावना आई है कि केसेस कम हो गए हैं तो हम सेफ हैं। ऐसा नहीं है, अगर तो उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी है। केंद्र के उठाए कदमों के साथ साथ संबंधित राज्य सरकारें भी गंभीर हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब में कड़ाई की जा रही है। राज्य में 1 मार्च से बंद परिसर में 100 से ज्यादा और खुले परिसर में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। जहां जरूरत है वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 12 जिलों के कलेक्टर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करने को कहा है और महाराष्ट्र से MP आने वालों की थर्मल स्कैनिंग का फैसला किया गया है। इंडिया में भी जो हमारा कोविड-19 का नया स्ट्रेन आया है तो इसमें मैं समझता हूं कि दोनों ही स्ट्रेन, चाहे वो UK का न्यू स्ट्रेन हो चाहे इंडिया का कोविड-19 का न्यू स्ट्रेन, जो इसका स्प्रेड है कोविड-19 का इस स्ट्रेन की वजह से ज्यादा माना गया है। उत्तराखंड में भी एहतियात बरते जा रही हैं। सबसे ज्यादा खतरे वाले राज्यों से आने वालों की बॉर्डर और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच का फैसला लिया गया है। दिल्ली में भी ऐसी ही तैयारी है। 5 राज्यों से दिल्ली में आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कुछ राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं तो दिल्ली में चूंकि अलग अलग राज्य से और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो भी पैसेंजर आते हैं, तो हमको वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लगातार बढ़ता संक्रमण ये फिर से याद दिला रहा है। जरूरत है कि हर वक्त संभलकर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए ताकि इस महासंकट को मात दी जा सके। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
दिल्ली में भी सावधानी बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। हमारे सहयोगी पंकज जैन की रिपोर्ट देखिए। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और सरकार ने जो नए नियम जारी किए हैं उसके तहत महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले तमाम यात्रियों को अपना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। ये नियम मार्च के महीने तक लागू किए गए हैं और यहाँ पर इस वक्त आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर ये काउंटर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो यात्री दिल्ली से अलग अलग राज्यों में सफर करने के लिए जा रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर नोट की जा रही है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ इन तमाम लोगों को मोबाइल के माध्यम से ये रिपोर्ट भेज दी जाएगी। लेकिन दिखाते हैं, ये देखिए, ये टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल को रखा जाता है और साथ ही साथ ये सैंपल की रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से यात्रियों को भेजी जाती है। देश के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड वक्त में वैक्सीन बनाकर देश का सर ऊंचा कर दिया और इसके बावजूद भारत के कई राज्य कोरोना की दूसरी लहर की आशंका से कांप रहे हैं। और ऐसा तब है जब हमारे डॉक्टर्स के हाथ वैक्सीन है, फिर भी महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में नियंत्रित लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों? जब हर भारतीय का पसीना लगता है तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण आपने भी सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के इस भाषण ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लेकर कौन सा सवाल खड़ा कर दिया है? देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सवाल सीधा है, अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं, देश उन पर गर्व कर सकता है, उनके जरिए वैक्सीन डिप्लोमेसी कर सकता है, तो फिर टीकाकरण अभियान में सरकारी तंत्र का बोलबाला क्यों है? क्यों सरकार प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने से हिचक रही है, जबकि इससे टीकाकरण की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है? हमारे वैक्सीन निर्माता क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। देश के टीकाकरण में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की सिफारिश लगातार उद्योगपति करते आ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है अजीम प्रेमजी का, जो विप्रो के संस्थापक हैं। अजीम प्रेमजी ने दावा किया कि अगर भारत सरकार कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र को भी शामिल होने की मंजूरी दे दे तो सिर्फ 60 दिनों में 50 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण संभव है। इस हिसाब से करीब 6 महीने में पूरे देश की जनता को कोरोना का टीका लग सकता है। ये बात अजीम प्रेमजी ने बैंगलोर चेंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के आयोजित संवाद सत्र में कही है और वहां पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थीं। अजीम प्रेमजी के फॉर्मूले के मुताबिक सीरम संस्थान लगभग 300 रुपए प्रति डोज के हिसाब से निजी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाए। जहां टीका लगवाने के लिए 100 रुपए प्रति डोज को जोड़ लिया जाए तो 400 रुपए में एक बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आपका वैक्सीन लगाने का इंतजार खत्म हो जाएगा। आप किसी भी निजी अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगा पाएंगे। सिर्फ आपको बताई हुई जो तय रकम है वो चुकता करनी होगी और आप कोरोना के खौफ को पीछे छोड़ देंगे। देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो ना तो वैक्सीन से डरती है और ना ही उसे भारतीय वैक्सीन पर शक है, बल्कि करोड़ों लोग वैक्सीन लगवाकर सामान्य जिंदगी जीने का रोज इंतजार कर रहे हैं। आपके वैक्सीन वाले इसी सपने को पूरा करने के लिए आज तक एक मुहिम शुरू कर रहा है, जिसके 3 ठोस कारण हैं, जिनके आधार पर हम कह रहे हैं सरकार अब एक काम कीजिए, वैक्सीन अब बांट दीजिए। ये तस्वीर हमारी बात को मजबूती देगी, क्योंकि जिस जनता को वैक्सीन लगनी चाहिए वो महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच डंडे खा रही है। जनता की इस दुर्गति की वजह उद्धव ठाकरे के जिम्मेदार मंत्री नाम है संजय राठौर, जो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वाशिम के मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे।
समर्थक स्वागत सत्कार के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन पिट जाते हैं। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 4 हफ्ते के अंदर कोरोना के मामले में 132% का इजाफा देखने को मिला है। पिछले 7 दिन के अंदर महाराष्ट्र में 34,788 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 9 से 15 फरवरी के बीच ये आंकड़ा 18,841 था। यानी हफ्ते भर में कोरोना के मामले दोगुने हो गए। इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। विदर्भ इलाका राज्य में कोरोना की महामारी का केंद्र बनकर उभरा है, जहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। आपने देखा है कि दुनिया के हर देश में जो कोरोना की वेव आती है एक साथ नहीं आती है। हर राज्यों में, हर देश में अलग अलग टाइम पे आती है। पहले भी हमने देखा कि भारत में, यूरोप और अमेरिका के बाद में वेव आई है। इनफैक्ट दिल्ली में भी कोरोना की वेव मुंबई से काफी देर में आई थी। तो बाकी राज्यों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अर्ली वार्निंग, अर्ली साइंस हो सकता है। अभी से आप प्रिकॉशन लेके चलिए, हो सकता है ये बाद में फैल करके दूसरे राज्यों में भी पहुंचे। महाराष्ट्र की तरह देश के 4 राज्यों में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। इसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ शामिल है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन, पंजाब में 12, चंडीगढ़ में 10 और जम्मू कश्मीर में 7 दिन के अंदर लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। देश के वैज्ञानिक रिकॉर्ड समय में वैक्सीन देकर अपना काम कर चुके हैं। भारत कोरोना को रोकने वाले हथियार से लैस है, फिर भी एक्सपर्ट डरे हुए हैं क्योंकि भारत के टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है।